नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगों से संबंधित जो पिछला वीडियो आपको बताया था उसमें आगे के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनसे संबंधित वो आपके लिए लेके आए हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कि किस कहाँ है इसका उपयोग होता है। जैसे आप फ्लाईओवर बना रहे हो तो वहाँ पे नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, नदी पे पुल बना रहे हो तो वहाँ पे कोई मीनार के ऊपर या मकान के ऊपर टावर खड़ा लगा रहे हो, उसके किस एंगल से लगेगा, वो सब कुछ बातें किस पे निर्भर करती है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होगी। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग किस पे निर्भर करते हैं, सरसमीकाओं पे। जैसे ए बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि त्रिकोणमिति का निर्माण ही कहां से शुरू होता है, समकोण त्रिभुज से। किससे शुरू होता है, समकोण त्रिभुज से। अब जब समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। जहां पर थीटा एंगल बन रहा है वो कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा, और ये आधार भुजा। अब आपको इसमें बताया था मैंने कि यदि कोई प्रेषक बिंदु सी पे खड़ा है और ए पर स्थित किसी बिंदु को देख रहा, वस्तु को देख रहा है, तो ए और सी के जो रेखा है, ऐसी रेखा बन रही है, वह क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा, जो दृष्टि रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वह क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। यानी कोई भी प्रेषक किसी ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहा है तो वह बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और यदि कोई प्रेषक, जिसे मान लो यहां पे खड़ा है और यहां पर कोई, यहां से यहां पे कोई वस्तु है और इस आ रही है तो उस वस्तु को देख रहा है, तो इस पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो अवनमन, ए बी और ये सी और ये डी, अवनमन कोण, ये इसका एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ए डी और बी सी क्या हो गई, ए डी समांतर हो गई बी सी, और दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिएक रेखा। क्या कहलाती है, त्रिएक रेखा। क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप कि त्रिएक रेखा क्या होती है, और त्रिएक रेखाओं के विपरीत स्थित कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो अवनमन होगा वही क्या होगा, उन्नयन भी होगा। क्या होगा, वह उन्नयन। तो आप प्रश्न में आ जाए कि अवनमन कोण दे दे तो आप को घबराना नहीं है कि अवनमन कोण क्या होते हैं, उन्नयन सर ने तो बताया नहीं अवनमन कैसे बनेंगे, क्या है क्या नहीं। वह अवनमन चित्र में दर्शाना है, आपको काल्पनिक रूप से चित्र को दर्शाना है और उसका उन्नयन चेंज करना है। ठीक है, और वही प्रक्रिया लगानी है। यदि भुजाओं का मान ज्ञात करना है, फलनों का, अब इसमें आपके साइन थीटा, मैंने बताया था आपको, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीन फलनों का उपयोग हुआ। आपको बताया लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है। अधिकतर प्रयोग किसका होगा, टेन थीटा का, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। फिर कुछ क्वेश्चनों में साइन थीटा और कोस थीटा का। अब साइन थीटा और कोस थीटा कहां प्रयोग होगा, कि जहां पर ये जैसे कोई पतंग ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है और पतंग की डोरी की लंबाई पूछ ली, तो वहां पे किसका, और पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो ऊंचाई दे रखी हो पतंग की, और डोरी की लंबाई पूछ ले, तो फिर वहां डोरी की लंबाई क्या हो गई, कर्ण हो गए। जैसे कोई खंबा है, खंबा क्या है, सीधा होता है, और उस पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई पूछ ले। जैसे ये कोई खंबा है, जैसे 15 मीटर लंबा एक खंबा है और उस पे एक इलेक्ट्रिशियन चढ़ रहा है और उसको ठीक कर रहा है तारों को, तो कितनी सीढ़ी लंबी लेगा उनको ठीक करने के लिए, सीढ़ी की लंबाई पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, और वह इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपको पूछ ले, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, एग्जाम्पल के लिए, कि कोई इलेक्ट्रिशियन 15 मीटर लंबा एक खंबा है
उस पर चढ़ गया। अब कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी की सहायता से। अब कितनी लंबी सीढ़ी लगानी पड़ेगी उस पर चढ़ने के लिए, ये पूछ ले। सीढ़ी की लंबाई, कितनी लंबी सीढ़ी लगानी पड़ेगी, है ना? ए, बी और ये सी। जबकि सीढ़ी और खंबे के साथ में सीढ़ी कितनी डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। अब जैसे ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण आपसे ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? कर्ण। सीढ़ी की लंबाई ये होगा ना, AC, यानी सीढ़ी की लंबाई क्या हो गई? सीढ़ी की लंबाई क्या हो गई? AC हो गई। क्या हो गई? AC। अब AC ज्ञात करना है आपको, तो AC क्या है? यहाँ पे समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे? साइन, यानी लंब दिया हुआ और कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, बराबर लंब क्या है? 15। कर्ण नहीं दे रखा है तो AC मान लेंगे इसको। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2 बराबर 15/AC। वज्र गुना कर लेंगे तो AC √3 बराबर 15 को 2 से गुना किया तो कितनी आ गई? 30। तो क्या आ जाएगा? AC बराबर 30/√3। अब मैंने बताया था आपको परिमेयीकरण करना। क्या बताया था? परिमेयीकरण करना। तो परिमेयीकरण कर सकते हैं। AC बराबर 30/√3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा? 30/√3 ऊपर, तो नीचे क्या आ गया? √3 गुणा और 3 हो गया। 3 का 30 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो 10/√3 ये आपका आंसर आ जाएगा। 10/√3 मीटर ये सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये लंबाई। और कुछ पूरा ज्ञात करना चाहते हो तो √3 का मान आप क्या रख सकते हैं? √3 का मान 1.73, दशमलव के 2 स्थान तक। वैसे 1.73 2 होता है, लेकिन क्या रख सकते हैं? 1.73 ये आप मान रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपको ये हल करना आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। अब देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। इनसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी किताब का कि मिलान कर लेना आपकी बुक में। ये शायद 18वां नंबर या 17वां नंबर का क्वेश्चन है, वो आप मिलान कर लेना कि एक 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से। देखो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चलो, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। एक 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि मकान क्या होता है? छोटा होता है, और टावर क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? एक 7 मीटर ऊंचा मकान है, ये मान लो कि ये 7 मीटर है इस मकान की ऊंचाई। ठीक है, और ये आपका केबल टावर हो गया। क्या हो गया? ये केबल टावर। ठीक है, अब यहां तक तो इसकी टावर की भी ऊंचाई समान हो गई ना। डॉट डॉट कर देता हूं। ये 7 मीटर, तो ये भी कितनी हो गई? 7 मीटर। पैरेलल कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के मकान के शिखर से, ये मकान का शिखर हो गया और ये केबल टावर का शिखर हो गया। कितना है? 60 डिग्री है। ये तो क्या हो गया? टावर। और ये क्या हो गया? मकान। ये तो मकान हो गया और ये क्या हो गया? टावर हो गया। ठीक है, अब देखो इनको नाम भी दे देते हैं अपन, A B C D और ये E, ये नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, ये देखो ये पाद हो गया और इसके पाद का कोण ये कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो ये फिर मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि अवनमन का एकांतर क्या होता है? उन्नयन होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45।
क्या हो जाएगा 45 फीट। ठीक है, अब देखो ऊंच क्या है, केबल टावर की ऊंचाई हमें लिखना है यहाँ पर, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, वो लिखो पहले, केबल टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच, जो कि किसके बराबर है, बराबर है बी डी के, बी डी बराबर सी डी प्लस बी सी। अब देखो सी डी तो क्या है, एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, और बी सी क्या दे रखी है 7, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा एच प्लस 7। यहाँ पे एच का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले को त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, सिंपल ले लो, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, ये लंब है और ये आधार ज्ञात करना है सबसे पहले, क्योंकि आधार पता नहीं है, ये आधार इसमें क्या देखो आप, यहां से ये चित्र बन रहा है सी डी ई, यहां तो लग ही नहीं रहा है, इसमें तो ई सी बी में तो कुछ ही नहीं लग रहा है, कहां लगेगा त्रिकोणमितीय फलन का मान सी डी और ई में। ठीक है, एच ज्ञात करना है ना, अब यहां पे अपने को ईसी का मान पता नहीं है, ईसी का मान ही पता नहीं है, ईसी और ए बी क्या है, पैरेलल यानी समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो वह क्या होता है, आयत होता है, तो ये पैरेलल तो ये समांतर भुजाएं और उनके मान क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी में यदि ए बी का मान बताओ, ए बी का मान ज्ञात हो जाएगा तो ईसी का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो देखो इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan का मान कितना है 45 डिग्री, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर लंब क्या है, देखो थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री, और एल बराबर क्या है, ए बराबर 7 मीटर, और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर एक्स मीटर, ये मान लिया हमने, ए बी बराबर क्या मान लिया, एक्स मीटर। ठीक है, ज्ञात करो tan 45 बराबर 7 बटे एक्स, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 7 बटे एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया 7 मीटर। ये किसका मान आ गया, ए बी का, ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके, ई सी के, तो ए बी बराबर इसी बराबर क्या आ गया 7 मीटर, इसी का मान आ गया पता। अब त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज किसमें, DCE में, DCE में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, देखो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो 60 डिग्री, एल की वैल्यू क्या है एच मीटर, सी डी बराबर एच मीटर, और ए की वैल्यू क्या है ई सी बराबर 7 मीटर। ठीक है, रख देंगे मान, tan 60 डिग्री बराबर कितना एच बटे 7, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर एच बटे 7, तो वज्र गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पर एच बराबर क्या आ गया 7√3, ये से वज्र गुणा हो गया, क्या हुआ है ये वज्र गुणा, तो मीटर आ गया, तो एच का मान आ गया। अब केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, यानी केबल टावर यहाँ रख देंगे, यहाँ इसका मान ऐसे करते हैं, इस समीकरण 1 में रख देते हैं,
एच का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर क्या आ जाएगा 7√3 + 7। h बराबर क्या आ गया 7 को मान ले लिया तो √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, इस तरह आपका ये प्रश्न हो गया। तो यहाँ क्या किया, देखो सबसे पहले क्या करना है, मकान, ये भी ध्यान रखना है कि टावर बड़ा होता है या मकान बड़ा होता है। तो मकान छोटा होता है और टावर क्या होता है बड़ा होता है। तो सबसे पहले मकान किसकी ऊंचाई और लंबाई दे रखी है ये भी ध्यान रखना है। आपको 7 मीटर ऊंचा मकान है तो मकान की ऊंचाई, टावर बना लिया, फिर क्या मकान के बराबर ऊंचाई तक तो टावर की ऊंचाई समान रहेगी, फिर इससे ऊपर कितना ऊंचाई ये पता नहीं है, हमें याद करनी है। ठीक है ना, क्योंकि केवल टावर की क्या करनी है कुल ऊंचाई। अब ये कह रहा है कि मकान की शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण तो कितना बन रहा है 60 डिग्री, और टावर के पाद से मकान के शिखर का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उन्नयन हो जाएगा। तो सबसे पहले केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या किया हमने, इसको कैपिटल एच मान लिया, तो ऊंचाई पूरी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी। तो बी डी किसकी बराबर है h + 7 के। तो h तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब इसमें h क्या, इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगा सके, क्योंकि यहाँ पे इसी पता नहीं है अपने को, यानी इसकी आधार भुजा का मान पता नहीं है ना, आधार भुजा का मान, और नहीं इसकी ऊंचाई पता है इस चित्र की। तो क्या करेंगे, पहले ये इस चित्र की सहायता से आधार भुजा ज्ञात करेंगे। आधार भुजा ज्ञात हो जाएगी तो फिर ये क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर भुजाओं का मान क्या होता है, समान होता है। तो समांतर भुजाओं का मान क्या हो जाएगा, समान। इसलिए त्रिभुज AB में tan थीटा लगा दिया लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा AN 7 मीटर है, और AB नहीं दे रखा, उसको क्या मानेंगे x मीटर। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, 7/x यानी x बराबर 7 मीटर। अब यानी ECB का मान भी कितना आ गया 7 मीटर। तो त्रिभुज DC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, DC और E में 60 डिग्री है, तो रख दिया मान। तो tan 60 बराबर h/7। h का मान ज्ञात करना है, तो 7 इससे वज्र गुणा हो जाएगा √3 से, यानी √3/1 होता है ना tan 60 का मान। तो 7 √3 आ गया h का मान। तो h का मान क्या आ गया 7√3। ये तो मकान की ऊंचाई तक के ही मान आया है, इससे ऊपर का ही। अब ऊंचाई और जोड़ेंगे, मकान की ऊंचाई कितनी देर आई थी इसकी 7 मीटर, 7 मीटर और जोड़ दिया हमने, 7√3 + 7 क्या गया h बराबर 7√3 + 1। ये आपका क्या गया, केबल टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब आगे देखो अलग अलग प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चनों को फिर हल किताब से हल कर लोगे आप, इनसे संबंधित। ये है एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ पे अंकीय मान भी चेंज कर सकता है एग्जामिनर, 60 की जगह 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है। और बादल का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तथा बादल के प्रतिबिंब का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ उन्नयन और अवनमन कोण भी चेंज कर सकता है, अल्फा और बीटा दे सकता है। क्या दे सकता है, अल्फा और बीटा। और झील की सतह से h मीटर ऊंचा भी दे सकता है। क्या दे सकता है, h मीटर ऊंचा एक बिंदु है, तो बादल की ऊंचाई पूछ सकता है उसमें, तो थीटा tan के रूप में आएगी ऊंचाई आपकी। समझ गए आप। तो प्रश्न वही है, लेकिन इसमें अंकीय मान डाल दिया है, चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ये मान लो ये बनाते हैं हम, ये झील है, क्या है ये झील बनी हुई है, ये झील बना लेंगे, ये झील। अब ये झील की सतह ये है, ऊपरी सतह है ना, ये झील की सतह है। झील की सतह से 60
मीटर ऊंचे बिंदु से, झील की सतह से 60 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है से एक बादल का उन्नयन कोण, यानी ये 60 मीटर ऊंचा बिंदु है, ये इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 मीटर। यहां से कोई बादल है, ये बादल हो गया, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री है ना। यहां बादल है, बादल यहाँ पे, ठीक है ना, बादल है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ये 60 मीटर ऊंचा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि बादल के प्रतिबिंब, अब जितना ऊंचा प्रतिबिंब बनता है जल में उतना ही नीचा प्रतिबिंब बनेगा, एंड जितना लंबा है, जैसे मनुष्य जल की प्रतिबिंब या तालाब के सामने जाके खड़ा हो जाए तो 7 मीटर, यदि 7 फीट का मनुष्य लंबा है तो 7 फीट नीचे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, नीचे तक का, तो जितना ऊंचा है, तो यहां तक तो 60 हो गई, और इसको क्या मान लेते हैं हम एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एच मीटर, ये तो 60 मीटर हो गई, ये और समान है ना, तो इतना ही नीचा, यानी कितना नीचा बन गया एच प्लस 60 मीटर। अवनमन कोण क्या बन रहा है, चित्र बना रहे हैं ये, अभी ये क्या हो गया अवनमन 60 डिग्री, ठीक है, और ये चित्र बना लिया, ठीक है ना, चित्र को नामांकित कर दिया हमने। तो ये भी कितना हो गया एच प्लस 60, ठीक है, एच प्लस कितना आ गया 60 आ गया ये। अब देखो इसको नाम ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ये नाम दिया, ठीक है ना, नाम कुछ भी दे दो वो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई यानी यहां से कितना ऊंचा है, बादल की ऊंचाई यानी झील की सतह से कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई तो एच प्लस 60 वही माना गया, टाव कितना ही, यानी बादल की कैपिटल एच मान लेते हैं, एच प्लस 60, ठीक है ना, क्या आ गया एच प्लस 60, ये आ गया। अब यहाँ पे समीकरण एक मान लेंगे इसको, यहाँ पे अगर एच का मान रख देंगे तो बादल की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। तो सबसे पहले अब आप ये ध्यान करो कि कौन सा, ये मान पता नहीं है ए बी पता चल जाएगा, इसको अपन x मान लेते हैं और इसको भी x, दोनों समान है ना, तो त्रिभुज ए जी बी में क्या करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये इसका अवनमन है तो ये इसका उन्नयन 60 डिग्री हो गया। मैंने क्या कहा था अवनमन और उन्नयन क्या होते हैं समान होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। थीटा बराबर क्या रखेंगे 60 डिग्री, एल बराबर क्या रखेंगे ए जी बराबर एच प्लस 60, क्या जाएगा एच प्लस 60, ठीक है, और ए बी बराबर क्या आ गया एक्स मीटर, ठीक है ना, मान रख देंगे tan 60 बराबर एच प्लस 60 बटे एक्स, tan 60 का मान क्या होता है √3 बटा 1 बराबर एच प्लस 60 बटे एक्स, एक्स √3 बराबर एच प्लस 60, ये आ गया मान, क्या आ गया ये मान। अब देखो क्या कर सकते हैं हम,
इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। फिर करेंगे कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज DEF। या इसको और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, एक स्टेप। x बराबर ज्ञात करना है ना अपने को, h + 60/√3 ये रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 मान लेते हैं। अब त्रिभुज DEF में वो है tan थीटा, थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे अब 30 डिग्री, एल की वैल्यू h मीटर और ए की वैल्यू क्या मानेंगे DF बराबर x मीटर। ये रख देंगे। मान रख देंगे तो tan 30 डिग्री बराबर h/x, h/x। tan 30 का मान क्या है 1/√3 बराबर h/x, x बराबर क्या आ गया h√3। अब देखो समीकरण 2 में x का मान क्या दे रखा है h√3 दे रखा है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर h√3 बराबर h + 60/√3 वैसे गुणा हो जाएगा, तो h√3 गुणा √3 बराबर h + 60, 3h बराबर h + 60 क्या जाएगा 3h - h बराबर 60, तो h क्या हो गया 2h बराबर 60, h बराबर क्या आ गया 60/2 यानी 30 मीटर। ये h का मान आ गया अपने पास, क्या आ गया ये h का मान। अब h का मान कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 1 में h का मान रखने पर h बराबर 30 + 60, h बराबर क्या है 90 मीटर। ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा, यानी बादल की ऊंचाई कितनी आ गई 90 मीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चित्र बनाते हैं, यानी प्रश्न को पढ़ो। एक झील की सतह पर, वापस समझा देता हूं एक बार, झील बना ली हमने, झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे बिंदु से, 60 मीटर ऊंचा बिंदु ये है, इससे बादल का उन्नयन कोण, इधर कोई ये बादल स्थित है यानी सामने कहने का मतलब, तो इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तब बादल के प्रतिबिंब, यानी जितना ऊंचा बादल है उतना ही नीचे क्या है उसका प्रतिबिंब बढ़ रहा है। तो बादल कितना ऊंचा है h + 60 है, h + 60 मीटर, तो ये बिंदु था झील की सतह से, फिर h ऊंचाई पर हो गया वो बादल, यानी उस बिंदु से उन्नयन कोण बढ़ रहा था ना, जहां पर बिंदु था वहां से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री बढ़ रहा था, तो h मीटर ऊंचा हो गया, h मीटर ऊंचा हो गया तो h + 60 मीटर ऊंचा हो गया, ऊंचाई हो गई कुल बादल की, झील की सतह से ऊंचाई कितनी हो गई h + 60। तो ये प्रतिबिंब कितना उतना ही नीचे बढ़ेगा, तो h + 60 मीटर नीचे बढ़ गया। इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है प्रतिबिंब का 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब अवनमन का उन्नयन क्या होता है, उसका एकांतर कोण होता है,
तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 60 अनुमान है तो उन्नयन भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये इसकी ये भुजा h प्लस 60 है तो ये भुजा भी कितनी हो गई, h प्लस 60 समान हो गई। अब ये पता नहीं है अपने को, ये ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज लगा लिए ए जी बी में, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान क्या लगाएंगे, 60 डिग्री। एल का मान क्या है, h प्लस 60 और बी ए का मान क्या है, x मीटर। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो h प्लस 60 बटे x, x को √3 से वजन गुना कर दिया तो x √3 बराबर h प्लस 60। क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, h प्लस 60 बटे √3 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। अब त्रिभुज h का मान ज्ञात करना है। अब त्रिभुज डी ई एफ क्या लगाएंगे, अब त्रिभुज डी ई एफ ये लगाएंगे क्योंकि यहां से बन रहा है त्रिभुज। तो ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ में देखो, डी ई एफ में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई अपने पास h मीटर, ये h मीटर। ए की वैल्यू क्या आ गई, x मीटर। तो रख देंगे मान, तो ये मान रख दिया tan 30 बराबर h बटे x। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h बटा x। x बराबर क्या है, h√3 वजन गुना कर लिया तो h√3 आ गया। ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। h√3 बराबर h प्लस 60 बटे √3, h√3 गुना √3 बराबर h प्लस 60। तो ये क्या आ जाएगा, √3 गुना 3 हो गया, 3h बराबर h प्लस 60। h का पक्षांतर कर दिया, इधर समान पद होगा, 3h में से h गया देगा 2h बराबर 60। h बराबर क्या आ गया, 60 बटे 2 यानी 30 मीटर आ गया। क्या आ गया, 30 मीटर। ये मान आ गया अपने पास h का मान। ठीक है, अब समीकरण 1 में h का मान रखने का, तो 30 प्लस 60 यानी 90 मीटर। तो बादल की ऊंचाई कितनी आ गई, 90 मीटर आ गई। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये आगे प्रश्न देखो, एक 100 मीटर चौड़ी नदी, अब नदी का आ गया। देखो ये आपकी नदी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 100 मीटर है। ठीक है, मध्य में एक टापू है, ये मध्य में एक टापू, इस टापू पे क्या है, एक पेड़ है, एक लंबा पेड़ खड़ा है, ये लंबा पेड़ खड़ा कर दिया। ठीक है, अब नदी के विपरीत किनारों पर ये दो किनारे हो गए, किनारों पर दो बिंदु P और Q है, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q। एक पेड़ एक ही रेखा पर स्थित है, यानी पेड़ क्या है, इसी रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। यदि P और Q से पेड़ की शिखर की यूनियन कोण, पेड़ की शिखर की यूनियन कोण क्या है, 30 और 45 है। ये तो क्या है, 30 डिग्री है और ये क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, ये तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये h ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई, P Q S और ये R पता नहीं है, अपने ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दो त्रिभुज बन गए, ये पता नहीं है ना, ये नदी की चौड़ाई हो गई, क्या हो गई, ये चौड़ाई यानी पी क्यू यानी नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, पी क्यू बराबर है पी आर प्लस क्यू आर। तो पी क्यू बराबर x1
प्लस x2, पी आर तो x1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, और पी क्यू का मान क्या दे रखा है 100 बराबर x1 प्लस x2, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो ऊंचाई, तो नदी की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो त्रिभुज ले लेंगे पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, तो थीटा बराबर 30, एल की वैल्यू h मीटर है, ए की वैल्यू क्या है x1, ठीक है, मान रख देंगे, तो tan 30 बराबर h बटे x1, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x1, x1 बराबर क्या गया h√3 मीटर, समीकरण 2। फिर इसी प्रकार त्रिभुज QRS में tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, एल की वैल्यू वही h मीटर है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है x2 है, tan 45 बराबर h बटे x2, h बटे tan 45 का मान क्या होता है 1, h बटे x2, तो x2 बराबर क्या आ गया h, समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या आया था अपने पास 100 बराबर x1 प्लस x2, तो 100 बराबर, या इसको x1 प्लस x2 बराबर 100 आया था, क्योंकि नदी की कुल चौड़ाई कितनी थी 100 थी, और पेड़ से प्रथम पेड़ से और टापू के मध्य पेड़ थे, उसके प्रथम किनारे से दूरी x1 और दूसरे किनारे की दूरी क्या हुई x2, ठीक है। x1 का मान कितना आया था अपने पास, x1 का मान आया अपने पास h√3, x2 का मान क्या है h बराबर 100, ज्ञात करना है अपने को, ऊंचाई थी ज्ञात करनी है, तो h कॉमन ले लिया, √3 + 1 बराबर 100, √3 + 1 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, h बराबर 100 बटा √3 + 1। अब क्या आ गया, हर में अपरिमेय क्या आ गई ना, तो मैंने बस समझाया था आपको कि अपरिमेय क्या हर में आ जाए तो परिमेयकरण करते हैं, तो क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर h बराबर 100 √3 - 1 बटे √3 + 1 गुणा √3 - 1, ठीक है ना, तो h बराबर क्या आ गया 100 √3 - 1 बटा √3 गुणा और 3 और 1 गुणा कर a + b और a - b का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया, h बराबर क्या आ गया 100 बटा √3 - 1 बटा 2, इन 2 से कितनी बार कटा 50 बार, h बराबर क्या आ गया 50 √3 - 1 √3 - 1 मीटर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 50 √3 - 1, ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, ठीक है ना। अगर इसको पूरा पूरा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, हम √3 का मान रख देंगे बराबर 50 1.73 - 1, 1.73 में से 1 गया तो क्या बच गया 50 गुणा 0.73,
तो गुणा कर लेंगे 0, 5 तिया 15, 7 पंजे 35 और 1 36, 36.50, 2 के बाद 10 मिनट लगा देंगे मीटर। ये आ गया, ये कंप्लीट आंसर आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर सही है और ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। √3 का मान रख दिया होगी। तो इस तरह आपको पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था इसमें। अब देखो प्रश्न सभी प्रकार के आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है आपको पेड़ की ऊंचाई दे दे, क्या दे दे, प्रश्न में चेंज कर दे, पेड़ की ऊंचाई दे दे और नदी की चौड़ाई पूछ ले। तो इसी तरह करना है आपको, सिर्फ इसका पैटर्न एक ही रहेगा और प्रश्न चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ये कोई 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, और 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहां तक की तो इसकी दूरी क्या हुई, 1.5 ही हो गई ना। इसकी टोटल क्या हुई, 30 मीटर हो गई। तो यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 28.5 हो गई। 30 में से 1.5 कम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने मान में पुट कर दिए। अब तब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये भवन की ओर जा रहा है बच्चा, ये गुण, तो आपका जो भी एंगल बनेगा वो पैरों से थोड़ी ना बनेगा, आंखों से तो बनेगा। तो क्योंकि आंखों से देख रहे हो आप, तो आप किसको देख रहे हो, भवन के शिखर को। तो ये भवन के शिखर के साथ में सर्वप्रथम तो इसका कोण कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर जैसे वो कुछ दूरी पर जाता है, तो कोण कितना बन जाता है, ये आ गया 1.5 मीटर। यहाँ पे इसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और यहां से वो जा रहा है, यहां तक आ गया, तो इसका कोण बन गया 60 डिग्री। यहाँ पे 1.5 है, ये 28.5, ये कितना है, 30 मीटर। कितना है ये, 30 मीटर। ए बी सी डी और ये ई, ये आ गया आपके, और ये एफ। अब ये पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। ये इसको x1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, x2। आपसे क्या पूछ रहा है, यहां से, यहाँ पे था पहले ये, यहां से यहां तक जाने में इसने कितनी दूरी तय की, यानी x2 का मान पूछ रहा है आपसे, यानी EF क्या करना है, ज्ञात करना है। EF बराबर x2, ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया हुआ प्रश्न में कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये लिखो पहले तो, कितनी है, AC बराबर 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी है, DE बराबर 1.5। अब शेष ऊंचाई, भवन की शेष ऊंचाई, भवन की शेष ऊंचाई, क्योंकि शेष ऊंचाई तो काम आएगी, क्योंकि लड़की की जो ऊंचाई है वो तो कम हो जाएगी, इतना ऊंचा भवन है वो तो हट जाएगा। तो शेष ऊंचाई क्या है, AB, वो बराबर किसके हैं,
तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी। ए बी बराबर क्या आ गई, 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ये आपके क्या आ गई, शेष भूमि की ऊंचाई, जो कि आपके प्रश्न में उपयोगी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी एफ। त्रिभुज ए बी एफ में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। एल की वैल्यू क्या है, ए बी है, बराबर 28.5 मीटर। और ए की वैल्यू क्या है, x1 मीटर। रख देंगे tan 60 बराबर 28.5 बटे x1। tan 60 का मान क्या आ गया, √3 बराबर 28.5 बटे x1। ठीक है ना, तो x1 √3 बराबर 28.5, x1 बराबर x1 बराबर 28.5 बटे √3, समीकरण 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दूसरा प्रश्न ए बी ई में, ए बी ई त्रिभुज ए बी ई में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। अब ठीक है, शुरुआत में कितनी थी, 30। एल की वैल्यू क्या है, वही ए बी बराबर 28.5 मीटर। अच्छा, और ए की वैल्यू क्या है, बीई, बीई जो कि किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर। अब ये मान रखेंगे, तो क्या रखेंगे, tan 30 बराबर 28.5 बटे x1 प्लस x2। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 28.5 x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 वजन गुणा कर लिया, 28.5 √3। समीकरण 1 से क्योंकि अपने को x2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान रखने पर रख देंगे, तो 28.5 बटे √3 प्लस x2 बराबर 28.5 √3। इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस की जो माइनस की हो जाएगी, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। x2 बराबर क्या जाएगा, √3 लघुत्तम आ गया, 28.5 √3 गुणा √3 माइनस 28.5। कैसे हुआ ये, एक का √3 भाग दे क्या आया, √3, और √3 को 28.5 √3 से गुणा किया, कर दिया। फिर √3 का √3 भाग दे क्या आया, भागफल 1 को किसके 28.5 से गुणा कर दिया। अभी को हल कर लेंगे। √3 गुणा हो क्या होता है, 3, तो x2 बराबर 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बटे √3, ये आ गया। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया बटे √3। x2 बराबर 28.5 गुणा 2, 3 में से 1 गया तो 2 √3। परिमेयकरण भी कर दिया साथ के साथ। 28.5 को x2 पर गुणा किया तो कितने हैं, 57 √3 बटा √3 गुणा कर 3 हो गए। x2 बराबर क्या गया, 19 √3 मीटर, 1957।
19√3 मीटर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्या आ गया ये आंसर, यानी कितनी दूर चल के गया वो भवन की ओर 19√3 मीटर, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री का उन्नयन कोण प्राप्त करने के लिए लड़के ने कितनी दूरी तय की 19√3 मीटर। समझ गए आप। इस तरह अब √3 का मान 1.73 रख के आप पूरा मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। पिछले प्रश्न में आपको बता चुकी। समझ गए। इस तरह आपको ये प्रश्न हल करना था। आगे देखो, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, यानी एक राजमार्ग है। ये मीनार है और ये राजमार्ग है। ये मान लो सीधा राजमार्ग, ये मीनार के नीचे से होकर गुजर रहा है। एक आदमी मीनार के शिखर से यहाँ पे खड़ा है। एक कार का अनुमान कोण 60 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो गई, यहाँ 60 की जगह क्या आएगा 30 आएगा। और ये अवनमन कोण नहीं है, अवनमन कोण है। अवनमन, ठीक है, हो जाती है टेक्निकल मिसिंग। क्या है ये अवनमन कोण है। तो 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से, यानी ये क्या है 30 डिग्री है। यहाँ पे कोई खड़ा है, यहां से कार आ रही है और कितने सेकंड पश्चात 6 सेकंड पश्चात 6 सेकंड पश्चात कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। प्रश्न के अनुसार चित्र बनाना आपको। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ये मीनार है, इसके पास से गुजर जाएगी ए बी सी और ये डी, यानी मीनार की ऊंचाई तो h है। अच्छा, अब आपको ये ध्यान में नहीं है कि मीनार की ऊंचाई तो पता नहीं है, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, सिर्फ समय ज्ञात करना है। कार कितने समय में, प्रश्न पे ध्यान दो। तो समय, ये दूरी पता नहीं है, तो दूरी क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी कक्षा में। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो माना कार की चाल क्या है, x किमी प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड मान लो या किमी प्रति सेकंड मान लो। तो माना कार की चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 6 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, यानी CD 6 सेकंड में कार की दूरी कितनी आ जाएगी 6x। चाल तो क्या है x है और समय कितना है 6, तो 6x हो जाएगा। और अब BC पता नहीं है आपको, ये क्या हो गई CD बराबर CD और BC बराबर x t, 4 इंटू समय। ठीक है, ये आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसको मान लेंगे हम, ये तो क्या हो गई 6x और ये क्या हो गई xt। ठीक है, अब देखो
त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एल की वैल्यू कितनी है ए बी बराबर h मीटर और ए की वैल्यू कितनी है एक्स टी मीटर। क्या मानेंगे मीटर, है ना, मीटर। ठीक है ना। अब देखो tan 60 बराबर h बटे एक्स टी। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h बटे एक्स टी। तो h बराबर क्या हो जाएगा एक्स टी √3। ये समीकरण 1 आ गया। क्या आ गया ये 1। इन h का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो h बराबर क्या आ गया अपने पास, यानी मीनार की ऊंचाई आ गई अपने पास एक्स टी √3। ठीक है, यानी tan ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, एल की वैल्यू क्या है h मीटर है और ए की वैल्यू क्या है एक्स टी, यहां तक बी सी। ठीक है ना। तो बराबर क्या आ गया h बटे एक्स टी √3। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h बटे एक्स टी, h बराबर एक्स टी √3। अब देखो आगे फिर करेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। वही थीटा कितना है 30 डिग्री है, एल कितना है वही h मीटर है, ए कितना है बी सी प्लस सी डी। चित्र को देखते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा एक्स टी प्लस 6x। क्या आ जाएगा ये मान रख देंगे। तो tan 30 बराबर h बटे एक्स टी 6x। देखो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटे एक्स टी प्लस 6x। h √3 बराबर एक्स टी प्लस 6x। ये आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, क्योंकि हमें तो t का मान ज्ञात करना है ना। क्या है समीकरण 1 में h का मान एक्स टी √3। तो एक्स टी √3 गुणा √3 बराबर एक्स टी प्लस 6x। √3 गुणा को 3 हो गया तो 3x टी बराबर एक्स टी प्लस 6x। एक्स टी का समान समान पदों का पक्षांतरण कर लिया, 3x टी माइनस एक्स टी बराबर 6x। देखो 3x टी में से एक्स टी गया है तो 2x टी बराबर 6x। टी का मान ज्ञात करना तो 6x बटे 2x, x से x कट गया 2 तिया 6 एंड टी बराबर क्या है 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड बाद में कार कहां से गुजर जाएगी मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद में कार क्या हो जाएगी मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। समझ गए आप, इस तरह आपको याद करना है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण और पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो ये मीनार है, आधार से एक सरल रेखा पर ये है 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दूसरा बिंदु है 4 मीटर,
ये तो ए बी सी और ये डी, इसकी तो कितनी है 4 मीटर और इसकी कितनी है 9 मीटर दूरी। ठीक है, ये इसका थीटा एंगल मान लेंगे तो इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या होता है पूरा कोण 90 माइनस थीटा और मीनार की ऊंचाई h। लेकिन मीनार की ऊंचाई सिद्ध करवा रहा है आपसे, कितनी होनी है 6 मीटर है। तो पहले त्रिभुज लेंगे, इसकी तुलना में मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे h बराबर 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर h बटे 4, a की वैल्यू कितनी है 4 मीटर है, ये आ गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। फिर दूसरा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, पूरा कोण है ना, एल की वैल्यू वही h मीटर है और ए की वैल्यू क्या है 9 मीटर है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे 9, 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर h बटे 9। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक और 2 से, तो 1 और 2 से मान रख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, tan थीटा का मान h का मान 4 tan थीटा यहाँ रख सकते हैं समीकरण 2 में। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये देखो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर वैसे एक सरसमीका भी हमने पढ़ी है, उसकी सहायता से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो इससे करते हैं पहले, कोट थीटा बराबर कोट चार tan थीटा बराबर h, ये रखेंगे तो कोट थीटा बराबर 4 tan थीटा बटे 9। ठीक है, यह इस तरीके से भी हम सरसमीका के साथ ऐसे इजी वे में हल हो जाएगा आपके लिए, तो ये भी कर सकते हैं हम। देखो हम जानते हैं कि tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा कोट थीटा का मान समीकरण 1 से tan थीटा व कोट थीटा का मान रखने पर तो tan थीटा का मान तो क्या है h बटे 4 गुना h बटे 9 बराबर 1, h स्क्वायर 36 वजन गुणा कर दिया, h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर क्या आ गया अंडर रूट
36, h बराबर 6। ये तो सिद्ध करना था, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, यानी मीनार की ऊंचाई क्या सिद्ध करना था 6, तो h बराबर 6 आ गई। इस तरह में प्रश्न ज्ञात, यानी tan थीटा का मान h/4 आएगा और cot थीटा का मान क्या आएगा h/9, दोनों को तो अंश अंश गुणा हो गया, हर गुणा हो गया, h को h से गुणा किया h स्क्वायर, 9 को 4 से गुणा 36, 36 को इससे 1 से बदल गुणा कर लिया 36 आ गया। h बराबर √36 का मान क्या होता है 6 होता है। तो इस तरह ये मीनार की ऊंचाई आ गई, ये तो सिद्ध करना था। इस तरह हमारे इनसे संबंधित सारे जो प्रश्न थे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से संबंधित वो सभी हल हो चुके हैं, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं आपके उनके ऊपर नीचे वो आपको हल करने हैं। और ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं या हल होकर करवाए गए हैं 10-12 प्रश्न, वो आपको ढंग से हल करने, फिर आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी हल करने किसी को, ठीक है। तो इस तरह आज ये हमारा जो त्रिकोणमिति का जो पार्ट था वो पूरा हुआ। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे वाली प्रश्नावली लेके आएंगे, अच्छी प्रश्नावली लेके आएंगे। तो आप तैयार रहे और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।